ये ईद का मौका था और मैंने भाईजान से मेहंदी और चूड़ियों की फरमाइश की थी। अम्मी बीमार थीं और हम शॉपिंग ना कर सकते थे। भाईजान ने बात मान ली और वो मेरे लिए बाजार चले गए। चूड़ियों की दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार से कहा कि कांच की चूड़ियां दिखाओ। अब सामने कांच की चूड़ियों का ढेर लगा था और भाईजान परेशान से खड़े इस ढेर को तक रहे थे। इनकी समझ में ना आ रहा था कौन सी खरीदूं, किस रंग और साइज की लेनी है, क्योंकि मेरी चूड़ी का साइज तो घर भूल गए थे। इसी वक्त दुकान में खातून अपनी वालदा के हमरा दाखिल हुई। दोनों ने बुर्का पहन रखा था। वो मेरे भाई को परेशान देखकर मुस्कुरा दी। नकाब उलटकर नौजवान लड़की ने पूछा, किसके लिए चूड़ियां खरीद रहे हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा? इस कदर अपनायत भरा लहजा था जैसे कोई अपने घर के फर्द से मुखातिब होता है। भाई ने मुखातिब की जानिब देखा तो इसके चांद चेहरे की आबोताब देखकर आंखें खीरा हो गईं। कहाँ तो कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों में उलझे थे और इधर इस महताब रुख हसीना की नशेली काजल भरी निगाहों से निगाहें उलझ कर रह गईं। एक पल में इस परी चेहरे ने मेरे भाई के एहसासात को भांप लिया। मजीद करीब आकर बोली, रिश्ता बता दो तो मैं मदद करूं, बहन के लिए खरीदती हैं। भाईजान ने शर्मा कर कहा, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा। भाईजान ये कहते हुए और ज्यादा लजा गए तो वो हंस दी। ईद का तोहफा है, अच्छा तो फिर हम पर छोड़ दीजिए। खातून ने उलट पुलट कर लच्छों में से निहायत हसीन, दीदा जेब और नफीस चूड़ियां निकाल दी। ये ठीक रहेंगी। भाई ने बगैर सोचे असाबत में गर्दन हिला दी। अच्छा तो फिर साइज बताइए। वो तो मैं घर भूल आया हूँ। खफीफ हुए और पसीने से शराबर हो गए। शायद इस हसीना के हुस्न का रूप था कि इस कदर नर्वस थे। क्या मेरे साइज की ठीक रहेंगी? परी रुख ने अपनी गुलाबी कलाई आगे करके दिखाई। भाई ने घबराई नजर डाली और बोले, हमशीरा का साइज कुछ कम होगा, एक साइज कम दे दो। दुकानदार ने कहा, कितनी दूं? 2 दर्जन चूड़ियां पैक हो गईं तो खवातीन अपने लिए आरइश की अशिया निकलवाने लगी। मंसूर भाई रकम अदा करके दुकान से बाहर आ गए। जरा दूर जाकर वापस पलटे। याद आया कि चूड़ियों का डब्बा जो दुकानदार ने पैक करके काउंटर पर रखा था वो तो वहीं छोड़ दिया है। बौखलाहट में दोबारा गए। खवातीन मुस्कुरा रही थीं। दुकानदार ने भी भाईजान की बौखलाहट को महसूस कर लिया था। इसने बगैर कुछ कहे खुश अखलाकी से डब्बा भाई के हाथों में थमा दिया। अब जो ही बाहर निकले वो दोनों औरतें भी दुकान से बाहर आ गईं। बड़ी भी बोली, अरे बेटा, क्या सिर्फ चूड़ियां ही खरीदनी थी? बहन के लिए ज्वेलरी ना लोगे? आंटी, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं, मैंने कभी खरीदी नहीं है। अच्छा तो आओ हमारे साथ। अब वो आगे आगे और मेरा भाई इनके पीछे पीछे। ज्वेलरी में पहनती ना थी, भाई को पता था, लेकिन इन अजनबी औरतों ने गोया इन पर जादू कर दिया था कि इनके हुक्म के ताबे हो गए। जैसे कोई नादीदा कुव्वत इनकी तरफ खींचे लिए जा रही थी। कुछ आगे जाकर खवातीन एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गईं और दुकानदार से ज्वेलरी दिखाने को कहा। तभी भाई ने अपनी सारी कुव्वत गोयाई जमा करके हल्क से आवाज निकाली, ये नहीं लेनी, मेरी बहन नहीं पहनती। अच्छा तो फिर पहले क्यों ना बताया? तीनों शॉप से बाहर आए। तब वो कहने लगी, तेज धूप और गर्मी बहुत है, आ जाओ हमारे साथ, जरा देर को दम ले लो और ठंडा पानी पी लो। वो रहा सामने हमारा घर। बुजुर्ग खातून के इसरार पर भाई ने बात मान ली और फिर से इनके साथ हो लिया। एक बिल्डिंग पर पहुंचकर वो रुक गई। आओ ऊपर चलो। अब जरा मेरे भाई की हवास काबू में आ चुकी थी। सोचा कि ऐसे अकेली खवातीन के हमरा इनके घर जाना मुनासिब नहीं है। अभी देर हो रही है, मैं फिर आऊंगा अपनी वालदा और बहन के साथ। आप घर बता दीजिए, दूसरी मंजिल पर तीसरा फ्लैट है। तभी मेरा भाई इनको खुदा हाफिज कहकर घर आ गया। मैंने चूड़ियां देखी और खुश हो गई। बहुत उम्दा थी। क्या पसंद आई? हाँ भाईजान, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। अब पता चला कि हमारे भाई का ज़ौक़ किस कदर आला है। भाभी के तो ऐश हो जाएंगे। मजाक मत करो, तुम जानती नहीं हो कि मैंने कितने जतन से खरीदी हैं। अम्मी करीब बैठी थी। अरे वाह, चूड़ियों के लिए भी जतन करने पड़े। भला बताओ तो क्या जतन किए हैं? तभी भाईजान ने वालदा को अहवाल बताया और बोले, मैंने अकेले जाना मुनासिब नहीं समझा, मगर वादा करके आया हूं कि अपनी बहन और वालदा के हमरा जरूर आऊंगा। आप ईद के बाद चलिएगा मेरे हमरा इन लोगों के घर। रवानी में उन्होंने हसीना के हुस्न की तारीफ भी कर दी। अम्मा बेटे के जज्बात भाप कर मुस्कुरा दी। हाँ भाई, जरूर चलूंगी। क्या खबर इसी बहाने लड़की पसंद आ जाए और तेरा घर बस जाए। कब से ढूंढ रही हूँ, कोई लड़की दिल को नहीं भाती। सुमेरा तुझे पसंद नहीं, हालांकि बचपन से निस्बत है। दूसरी हूर शमाइल को कहाँ से लाऊं जो तुझे पसंद आ जाए। ईद के तीसरे रोज अम्मी और मैं भाईजान के हमरा वहां गए, जहां भाईजान हमको ले गए।
फ्लैट का दर खटखटाया। इसी जवां सा हसीना ने दर खोला, हमको अंदर बिठा लिया और बोली, अम्मा घर पर नहीं है, वो रिश्तेदारों से मिलने गई हैं। आप बैठिए, मैं इत्तला कराती हूँ। नहीं, उनको जहमत ना दें, हम दोबारा मिलने आ जाएंगे और रिश्तेदारों से भी ईद मिलने को जाना है। वालदा ने भरपूर नज़र इस पर डालकर जवाब दिया। मैं तो इस लड़की के हुस्न को तकने में महफ थी, जो वाकई खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। वो ऐसी सजदज के जैसे उर्से नूर हो, रेशमी कीमती मलबूस, खुश रंग और जक बर्क जेवर पहने चांद का नूर लगती थी। इसकी रंगत चमकदार और नुकूश दिल नशीन थे। मैंने तो ऐसे हुस्न के बारे में किताबों में पढ़ा था और आज पहली बार आंखों से देख रही थी। शायद ऐसी ही माहपारा के बारे में लिखा जाता होगा कि हूर जैसी थी। भाई सर झुकाए बैठा था, कभी कभी कन अखियों से लड़की को देख लेता था और ये दसदीदा निगाही इनके मन के चोर की चुगली खा रही थी। अम्मा भी बेटे का इंदिया भाप गई थी। तभी सवाल कर दिया, बेटी क्या शादीशुदा हो? नहीं खाला जी, वो एक अदा से शर्माई। तभी वालदा ने कहा, अब हम चलते हैं, फिर आना होगा तो आपकी वालदा से भी मिल लेंगे। चलते चलते मैंने पूछा, अपना नाम बताइए। महताब, इसने एक आन से बताया। वाकई तुम महताब हो, मैंने दिल में तस्दीक की। जब हम घर वापस आ गए, मेरी वालदा ने फरमाया, बेटे इस घराने का ख्याल दिल से निकाल दो, ये ठीक लोग नहीं है। क्यों अम्मा, आपको कैसे पता? बेटा मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, जमाना समझती हूँ, और तुम तो अभी बच्चे हो। भाई का चेहरा उतर गया, दिल बुझ सा गया। मैंने इनको अफसुर्दा देकर कहा, भाईजान हो सकता है इस लड़की का रिश्ता तय हो गया हो या किसी और को पसंद करती हो, मंगनीशुदा भी तो हो सकती है। ये सब भी ना हुआ हो तो भी क्या अजब कि ये लोग जो इतने मालदार लगते हैं हमको रिश्ता ही ना दें। ज़रूरी तो नहीं कि वो भी हमें इस हवाले से पसंद कर लें, रद्द भी तो कर सकते हैं। भाई ने कोई जवाब ना दिया, सारा रास्ता खामोशी इख्तियार किए रखी। घर आकर हमने फौरी तौर पर मंसूर से कलाम ना किया, लेकिन मैं जान चुकी थी कि मेरे भाई का चैन सुकून कोई ले गया है। वो तमाम वक्त बेचैन मुस्तरिब रहने लगे थे। उन्होंने अम्मा से मजीद इस बारे में बात ना की, लेकिन मेरी कही हुई बात जहन नशीन हो गई कि क्या खबर वो भी हमको पसंद करें या ना करें। क्या खबर लड़की की मंगनी हो गई हो या फिर किसी को पसंद करती हो। दिल की लगी बुरी होती है। भाईजान दिल की लगी को बुझाने की खातिर दोबारा इस फ्लैट पर गए ताकि इन सवालात की तस्दीक करने की सही कर लें। फ्लैट पर आज भी महताब ही थी। उसने दर खोला और कहा, अम्मी घर पर नहीं है। मंसूर तुम ऐसा करो कि ज़रा देर को नीचे चलो, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। भाईजान की समझ में कुछ ना आया, फिर भी ताबीदारी की और फ्लैट के नीचे फुटपाथ पर इंतजार करने लगे। 15 मिनट बाद लड़की बुर्का ओढ़कर आ गई। वो खुद को सवारे रखती थी। इस वक्त भी कपड़े बहुत उम्दा थे। इसने भाई से कहा, घर में नहीं बैठते, अम्मा मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई रिश्तेदार आ जाए और हमको अकेला पाए तो लोग बातें बनाने लगते हैं। मैंने घर को ताला लगा दिया है। दूसरी चाबी अम्मा के पास पर्स में होती है। यूँ वो अभी जल्दी आने की नहीं, अपनी खालाजाद बहन के पास गई हैं जो बहुत दूर रहती हैं। हम कहीं बाहर बैठकर बात करते हैं। तुम आए हो तो अब दर से लौटा तो नहीं सकती। दोनों ने एक महंगे होटल में खाना खाया। इस दौरान मंसूर ने पूछा, आपके अबू और वालदा साथ नहीं रहते क्या? वो लंदन में रहते हैं। महताब ने बताया। भाईजान अपनी कार पर गए थे। पूछा, अब कहाँ चलना है? इसने कहा, दरिया किनारे सैर करेंगे और बातें भी कर लेंगे। दरिया पर पहुंचकर किश्ती किराए पर ली और दोनों ने दरिया की सैर की। महताब ने कुछ इस तरह गुफ्तगू की जिससे वाज़ेह हुआ कि वो भी मंसूर भाई को पसंद करने लगी है। पहले ही नज़र में शेदाई हो गई थी। बताया कि अभी कहीं रिश्ता हुआ है और न मंगनी वगैरह। भाईजान के दिल में मुसरत के फूल खिल उठे। तवक्का ना थी कि ये गोहर नायाब इतनी जल्द इनकी मुराद बढ़ लाएगा और जीवन साथी बनाने की उम्मीद रोशन हो जाएगी। 2 घंटे बाद ये वापस घर लौट आए। लड़की ने मेरे भाई से दोबारा आने का वादा लिया। जुम्मे के जुम्मे आया करो, इस रोज़ अम्मा कहीं नहीं जाती, घर होती हैं। तभी उसने बिल्डिंग के दरवाजे पर ही मंसूर को खुदा हाफिज कह दिया और फ्लैट पर चलने का ना कहा। मंसूर भाई सोचने लगे, लड़की एहतियात से काम लेना चाहती है और मुझसे मिलना भी इसके लिए खुशी का बाइस है। तभी पब्लिक प्लेस पर ले गई और तन्हाई में मुझे अपने साथ घर बिठाने से गुरेज किया। हालांकि वो मेरे भोले भाले भाई पर यह तासुर जमा रही थी कि जब घर पर अकेली हो किसी गैर मर्द को घर के अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं होती। ये अधूरी मुलाकात दिल की लगी को 2 आतिशा कर गई। वो ज़्यादा बेचैन वो बेकरार हो गए। रात को नींद न आती और कमरे से निकलकर सहन में टहलते। अम्मा ने नोट किया और बोली, बेटा क्या मसला है, बताओ तो सही। अम्मा, आप पहले इसरार करती थीं कि शादी करो,
اور اب جب میں چاہتا ہوں شادی کرنا تو نام نہیں لیتی۔ بیٹا شادی ضرور کرانی ہے تمہاری، اور بہت جلد چاہتی ہوں کہ ہو جائے، بہو گھر میں آ جائے، مگر مہتاب ہرگز نہیں۔ اماں آخر اس میں کیا کمی ہے؟ آپ کیوں ایک نظر دیکھ کر ہی اس سے چڑ گئی ہیں؟ ارے بیٹا، اس لیے کہ یہ ٹھیک عورتیں نہیں لگی۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ 2 نمبر عورتیں ہیں۔ ان کی سج سج، انداز گفتگو، اور پھر اکیلے رہنا۔ تم بچے ہونا زمانے کو نہیں پرکھ سکتے۔ اماں آپ بھی عجیب ہیں۔ شادی کروں گا تو مہتاب سے، اور آپ پر یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ برے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے اندازے غلط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منصور امی سے بدگمان رہنے لگا۔ وہ 2-3 بار مہتاب سے ملا، لیکن وہ فلیٹ میں نہ لے گئی، بلکہ باہر ملتی اور گھر کے پاس پہنچ کر خدا حافظ کہہ دیتی۔ ایک روز منصور نے کہا کہ تم کل اپنی والدہ کو پابند رکھنا، میں اپنی ماں کو تمہاری امی کے پاس لاؤں گا۔ وقت بھی بتا دیا۔ اگلے روز شام کو وہ خود اکیلا ہی وہاں چلا گیا، کیونکہ امی نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر لیا۔ دراصل وہ رشتہ ڈالنے سے پہلے کسی ذریعے سے ان لوگوں کے چال چلن اور خاندان کی تفصیل چاہتی تھی۔ بھائی نے مہتاب کو بتایا امی آج نہیں آ سکتی تھی، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب بھائی کو کری تھی کہ کسی طرح مہتاب ان کو گھر کے اندر بلائے۔ امی تو ساتھ چلنے پر تیار نہ تھی، سوچ بچار کے بھنور میں پھنسی تھی۔ مہتاب نے کہا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، 15 دن بعد آنا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا شاید اس دوران امی رشتے کے لیے مان جائیں۔ اس ملاقات کے 10ویں روز بھائی جان پھر وہاں چلے گئے، شاید دل پر قابو نہ رکھ سکے تھے۔ دروازہ بجایا تو ایک بزرگ بارش جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی باہر نکلے اور پوچھا بیٹا کس سے ملنا ہے؟ مہتاب کی والدہ خالہ بانو سے۔ بیٹا اس نام کی خواتین یہاں نہیں رہتی، ان کو مالک مکان نے نکال دیا ہے۔ اس گھر میں اور میری بیوی رہتے ہیں، ہم نے کرائے پر لے لیا ہے۔ پاس پڑوس والوں نے سابقہ کرایہ داروں کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی، لیکن بیٹا تم کیوں ان کا پوچھ رہے ہو؟ تم تو کسی شریف گھرانے کے چشم و چراغ لگتے ہو۔ بھائی جان پریشان ہو گئے۔ بزرگ نے کہا کیا خبر ہے کہ کدھر گئے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا نا کہ وہ ٹھیک نہیں تھیں، اڑوس پڑوس سے خود معلوم کر لو۔ پڑوس والوں کی شکایت پر ہی مالک فلیٹ نے گھر سے نکالا ہے۔ اگر بیٹا بلڈنگ میں کوئی ان سے ملنا جلنا پسند نہ کرتا تھا، پڑوسی رابطہ رکھنا نہ چاہتے تھے، تو وہ کیسے ان کا اتا پتہ لیتے؟ تم شریف بچے لگتے ہو، نہ تجربے کار ہو، ان کا خیال اگر دل میں پال لیا ہے تو نکال دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مردہ قدموں سے منصور بھائی زینہ اتر کر آ گئے۔ گھر آتے ہی امی جان سے بولے ماں میری شادی کرا دیں، مگر مہتاب سے نہیں۔ وہ کیوں؟ تم کو تو وہ بہت پسند آ گئی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ صحیح عورتیں نہ تھیں۔ ابھی ان کے پڑوسی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، اس نے بتایا ہے کہ مالک مکان نے ان کو نکال دیا ہے ان کے خراب چال چلن کی وجہ سے۔ ایسا کہتے ہوئے بھیا نے میری جانب کن اکھیوں سے دیکھا۔ میں نے منہ پھیر لیا تاکہ وہ میرے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ لیں، اور ان کی خواہش تھی کہ میں بات نہ سن سکوں۔ بھائی جان کافی دن افسردہ رہے۔ میں بھی دکھی ہو گئی کہ اے کاش مہتاب اچھی لڑکی ہوتی تو اس کے ساتھ رشتہ کروانے میں مدد کرتی، امی کو کسی طرح منا لیتی۔ اس کے بعد میرے بھائی کی شادی ہماری چچا زاد سمیرہ سے ہو گئی، جس کے ساتھ وہ پہلے شادی سے انکار کرتے تھے۔